नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। कल रात से आज सुबह जब उठा तो मुझे लगा कि चांदी ने जो चमक है उसकी कुछ ज्यादा ही हो गई है। वैसे तो दिल्ली में वैसे ही कोहरा रहता है, सूरज तो दिखता नहीं है, सूरज की चमक तो नहीं दिख रही, लेकिन चांदी की चमक बहुत हो रही है। और फिर किसी मित्र का फोन आया, उन्होंने कहा भैया आजकल चांदी वालों की चांदी हो रही है। चांदी का दाम बड़े बड़े अखबारों में 2 लाख रुपए पार कर गया 1 किलो का, और $65 पर ऑन्स का मैं पढ़ रहा था कि खबर है कि वो 65 ऑन्स। तो चांदी की बात होती है। हमने तो बचपन से ही चांदी की थाली में नहीं खाना खाने की कसम खा रखी है। तो मैंने कहा ऐसे लोगों से बात की जाए जो चांदी के उसमें थाल में सजा हुआ भोजन भोजन करते हैं, सिल्वर स्पून के लोगों के साथ रहते हैं, बात करते हैं और चांदी की चमक को समझते हैं। इसलिए हमने तय किया कि नीरज जी को आज तक किया जाए। वैसे तो वो सोमवार को हमारे को ज्ञान देते ही रहते हैं, हर सोमवार को हम परेशान करते हैं, लेकिन मैंने कहा जब चांदी की चमक है उनके चेहरे की जैसी है तो फिर नीरज जी को इसको परेशान किया जाए। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तो माफी चाहता हूँ कि आज आपको परेशान कर दिया, लेकिन मैंने कहा कि चांदी की चमक वाला जो चेहरा है उसके साथ चांदी की चमक पर बात की। क्या वैसे तो आपने ये पहले बता दिया था 2-3 हफ्ते पहले हमारे प्रोग्राम में, आपके प्रोग्राम में, कि चांदी बढ़ने वाली है, चांदी उछल रही है और चांदी की चांदी होने वाली है। ये खेल क्या है? ये आप तय करते हैं क्या सारा का सारा मार्केट? सर थोड़ा बहुत तय कर देते हैं हम लोग की। बीच में जो मैसेंजर होता है ना वो तय करता है कि क्या होने वाला है। लेकिन आपने एक बात कही कि आपने कसम खा रखी कि आप चांदी की थाली में खाना नहीं खाएंगे, चांदी की चम्मच से। आप ताज होटल पता नहीं जाते ही नहीं जाते, वहां तुमने सुना चांदी की चम्मच यूज होती है। सर हमें नहीं पता। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप चांदनी आप कूटते हैं। भाई इसके सामने इतनी भी हिम्मत नहीं होती। ओके, तो आप चांदनी वाले आदमी हैं, आप चांद वाले नहीं है। मतलब चांदी से चांदी आपको कोई चौक तक लेना नहीं जाते है, हैं आप चांदनी के प्रेमी आदमी है। तो भैया जी, ये बात सच है कि इस समय चांदी वाले ना चांदी कूट रहे हैं और बहुत जबरदस्त तेजी और पैसा बन रहा है। हम लोगों ने जब पिछली बार चर्चा की थी दिवाली के आसपास, जी तो चांदी में बड़ी तेजी आई, उसके बाद फिर वहां से बहुत जोर से गिरा। तो बहुत सारे जानकारों ने कहा कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हंट ब्रदर्स के जमाने में 50 साल पहले हुआ था। अब देखिए फिजल आउट हो रहा है। जी बट तब भी हमारी आपसे बात हुई थी और हमने अपने एन शो में एक स्पेशल शो भी बना के चांदी डाला था कि इस बार बबल नहीं है। बबल इन द सेंस कि कोई एक आदमी या कोई एक ग्रुप उसको जैकअप नहीं कर रहा है। उसको जैक वो नहीं कर रहा है, कंट्रोल नहीं कर दुनिया भर में इसकी स्टडीज हैं और अब तो बहुत ज्यादा जागरूक है, इतना सोशल मीडिया कि कोई जैकअप कर रहा होगा तो पता चल जाएगा। वैसा था नहीं, क्योंकि जो रियल डिमांड है चांदी की वो है इस बार। तो पेपर ट्रेड नहीं है। हंट ब्रदर्स के समय पेपर ट्रेड था, इस बार पेपर ट्रेड नहीं है, इस बार रियल ट्रेड है। और रियल ट्रेड के पीछे कई सारे कारण, तो इसीलिए चांदी गिरने के बाद फिर अचानक से बहुत तेजी से उठी और पिछले 1 महीने में 30% चांदी में रैली हो चुकी है। रहा। एक महीने 66 में 1 महीने में 66 से 67 डॉलर के भाव इस समय चल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में। अपने यहाँ 2 लाख एमसीएक्स में चल रहा है। तो MCX ये में। चांदी की जो कहानी है वो थोड़ा इस बार अलग तरीके से समझनी चाहिए। सर मैं ये देख रहा था, वैसे आपको तो जानकारी है, लेकिन हमारे दर्शकों को समझ में आया कि जो पिछले साल मतलब 1 जनवरी 2025 को चांदी का भाव था 86,055 रुपए किलो, और आज हो गया है 2 लाख रुपए मतलब मार्केट में। तो ये 133% की बढ़ोतरी बता रहा है आपका मार्केट। 1,14,695 रुपए बढ़ गए, मतलब जितने की थी उससे भी ज्यादा बढ़ोतरी उसमें हो गई है, दुगने से ज्यादा। दुगने तो से आप ज्यादा। तो दिवाली के समय आपके यहाँ चांदी का इंपोर्ट 400% बढ़ा है, 400%। गोल्ड का डिमांड 200% बढ़ा है, इंपोर्ट किया हमने गोल्ड, इसीलिए हमारी करेंसी भी और वीक हो रही है कि अब लोग रुपए के बजाय सोना चांदी घर में रखना पसंद कर रहे हैं, तो वो बढ़ रहा है। कई रीजन है विजय जी इसके, चांदी में इतनी बड़ी तेजी की, और ये अभी रुकने के आसार भी नहीं लग रहे हैं इसमें। एक तो ये कि हमने जो डिस्कस किया था कि चांदी का इंडस्ट्रियल यूज बहुत तेजी से बढ़ रहा है जी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, फोटोवोल्टिक जो सोलर पैनल आप लगाते हैं उसमें, ग्रीन एनर्जी में, मेडिकल डिवाइसेस में। तो ये चांदी का एक इंडस्ट्रियल यूज भी है, और जो लोग खरीदते थे सोना चांदी गहने के लिए, बर्तन बना लो चांदी की, वो एक अलग डिमांड है। लेकिन इंडस्ट्रियल यूज बहुत तेजी से बढ़ा है और इसमें चाइना लीड कर रहा है।
खबरें हैं कि चाइना ने चांदी का एक्सपोर्ट अपने यहाँ से बैन कर दिया, नहीं रोक, चांदी अब हमारे देश से बाहर नहीं जाएगी, ला सकते हो, बाहर नहीं जाएगी। तो उसकी वजह से चांदी के भाव इंटरनेशनली बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और पिछले हफ्ते लंदन में एक समय ऐसा आया था कुछ देर के लिए कि वॉल्ट में चांदी नहीं थी डिलीवरी देने के लिए। अच्छा, ये सिचुएशन हो गई थी। हाँ, ये तो एक चीज उस खबर मुझे मिली सर कि आप बताएं इसको कि इसका क्या मायने है कि यूएस ने, अमेरिका ने चांदी को, सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल्स में डाल दिया अपनी लिस्ट में। यस बिल्कुल, क्योंकि चांदी का जो यूज हो रहा है उसकी इंपॉर्टेंस रेयर अर्थ से कम नहीं रह गई है। क्योंकि जो प्रोडक्ट आप इलेक्ट्रॉनिक की आप चिप बनाते हैं, हाँ, ईवी में मैग्नेट बनाते हैं, तो सब में लग रहा है वो, तो उसको क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में डाल दिया है। सऊदी अरब का सॉवरेन फंड चांदी खरीद रहा है। चाइना में तो भर भर के चांदी खरीदी है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ईवी सोलर पैनल सबसे ज्यादा वही कर रहे हैं, तो उनके यहाँ चांदी बहुत ज्यादा खरीदारी की जा रही है। इसकी देखा देखी क्या हुआ कि जो इन्वेस्टर है, आम व्यक्ति है या इन्वेस्टर है, उसने ईटीएफ खरीदना शुरू किया। तो ईटीएफ की डिमांड बहुत आ रही है भारत में भी और ग्लोबली। ईटीएफ ने भी खूब चांदी खरीदनी शुरू कर दी। तो ईटीएफ का रूल होता है कि जितने ईटीएफ की यूनिट खरीदी जाएंगी उसके अगेंस्ट में चांदी खरीदना पड़ेगा उनको, फिजिकल, तभी ईटीएफ में रख सकते हैं आप। तो जब रिटेल का पैसा या बड़े इन्वेस्टर का पैसा ईटीएफ में जा रहा है तो उधर से भी चांदी को खरीद रहे हैं। तो ग्लोबल मतलब जिसको ना हर तरफ से चांदी खरीदारी हो रही है। सरकारें खरीद रही हैं, इंडस्ट्री खरीद रही है, रिटेल खरीद रहा है, एचएनआई खरीद रहा है, सॉवरेन फंड खरीद रहा है। तो जब सब लोग एकदम से खरीदने आ जाएंगे तो चांदी का भाव बढ़ेगा। जैसे आज सोने में देखिए, सबके पास घरों में बहुत सोना है, फिर भी बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगा या बहुत थोड़ा होगा। अगर अचानक से सारे लोग सोना खरीदने लगे तो एकदम जंप कर जाए, एकदम से जंप करेगा। चांदी के साथ यही हो रहा है। तो इंडस्ट्रियल डिमांड इसका मेजर रीजन है कि वो चांदी को ड्राइव कर रहा है। एक मैं आपको बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट दे रहा हूं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स करके एक इंस्टीट्यूट है, वो बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसमें 600-700 इकोनॉमिस्ट काम करते हैं, पूरे वर्ल्ड में उनके ऑफिस है। उन्होंने एक स्टडी की है चांदी पे, अभी 2 दिन पहले वो रिलीज हुई। मैंने वो रिपोर्ट इस शो में आपने कहा बातचीत करें तो हम पढ़ भी रहे थे वही एग्जैक्टली वही चीज उन्होंने गिनाई है लाइन से कि ये क्यों चांदी की डिमांड इतनी आ रही है कंटिन्यूअसली। वही ईवी लग रहा है, सोलर लग रहा है, ग्रीन एनर्जी लग रही है, मेडिकल डिवाइस, वो कारण गिना दिए कि इसमें है। और कंजम्पशन बहुत ज्यादा हुआ है, तो उसकी वजह से चांदी की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा, पेपर ट्रेड नहीं है चांदी अब। जो हंट ब्रदर्स के समय में पेपर ट्रेड हुआ था सट्टेबाजी के लिए, कि हमने पोजीशन बना ली, हमको जरूरत नहीं है, कोई डिमांड नहीं, लेकिन हमने सट्टा किया, उसमें स्पेकुलेटिव ट्रेड बनाए। इस बार वो स्पेकुलेटिव ट्रेड नहीं है इस बार, तो ये इसलिए चांदी जैसे आपने 2 शब्द काम में लिए बिजनेस वाले कि एक तो बबल नहीं है ये, हाँ। और दूसरा स्पेकुलेटिव नहीं है। तो इसको क्या ऐसे समझूं मैं एक आम बायर के तौर पे कि ये अब कंसिस्टेंट रहने वाला या स्टेबल रहने वाला, बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा चांदी में? आप इसको समझिए कि चांदी और गोल्ड दोनों को मैं समझाता हूं। चांदी का जो बिहेवियर है वो इरेटिक है लेकिन ऊपर की तरफ है। सिल्वर जो गोल्ड है उसका बिहेवियर थोड़ा ज्यादा सौम्य है लेकिन ऊपर की तरफ है। तो आप देखेंगे गोल्ड में कभी बहुत बड़ी वोलेटिलिटी नहीं होती कि अचानक से सोना 10,000 रुपए सस्ता हो गया या 10,000 रुपए अचानक से महंगा हो। वो धीरे धीरे महंगा होता है। तो अगर आज 4350 डॉलर का सोना चल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, तो उसमें मैक्सिमम $100 का मूव होता है, मैक्सिमम। लेकिन चांदी में बड़े मूव होते हैं ऊपर नीचे के, वो एक दिन में 20% गिर सकती है और एक दिन में 30% चल सकती है। 4% पे सर्किट लग जाता है 4% पे, लेकिन सर्किट तोड़ के भी खुल सकते हैं। तो आप ये देखिए कि चांदी में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। तो चांदी का ट्रेंड तो ऊपर है कि वो कई बार सर्किट लगा के ऊपर जा सकता है, लेकिन ट्रेंड ऊपर की तरफ है। तो आपका जो सवाल है कि कंसिस्टेंट रहेंगे क्या ऊपर की तरफ, आज की तारीख में देख के लगता है बिल्कुल रहेंगे। दोनों, सोना और चांदी दोनों ऊपर रहेंगे, लेकिन चांदी में वोलेटिलिटी ज्यादा होगी क्योंकि वो उस कैरेक्टर का है। नहीं तो क्या वजह है इसके ये इरेटिक बिहेवियर की, जबकि डिमांड में यदि देखें, इंडस्ट्रियल डिमांड में तो सिल्वर ही ज्यादा है, क्योंकि सोलर पैनल्स में, ग्रीन एनर्जी में, ये सारी चीजों में, ईवीज में मैं देख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेडिसिन में, एंटी माइक्रोबायल मेडिसिन में, उसमें सिल्वर का यूज, मतलब मेडिसिनल इंडस्ट्रियल यूज सिल्वर का बढ़ रहा है, जबकि गोल्ड का तो अभी उस तरह से वो नहीं है।
इंडस्ट्रियल यूज। तो फिर क्यों इरेटिक बिहेवियर होता है इसका? क्योंकि इंडस्ट्रियल यूज तो एक कंसिस्टेंट होगा ना, कोई बहुत बड़ा फर्क तो नहीं होगा, और जिन चीजों में सिल्वर यूज हो रही है उसकी डिमांड तो बढ़ने वाली है। राइट, इसलिए इसमें इरेटिक बिहेवियर होता है, क्योंकि जो गोल्ड का बायर, गोल्ड में कितने तरह के बायर हैं, एक ईटीएफ गोल्ड वाला बायर है, एक डोमेस्टिक बायर है, और एक ज्वेलरी वाला है। ईटीएफ को छोड़ के कोई गोल्ड जो डिलीवरी में गया वो बिकने नहीं आता। लेकिन चांदी में जो भी बायर है, वो चाहे इंडस्ट्रियल बायर हो, ईटीएफ का बायर हो या डोमेस्टिक बायर हो, वो बिकने आ जाती है मार्केट में। इसलिए चांदी का जो टर्नओवर टाइम है वो ज्यादा तेज है, ज्यादा तेज, इसलिए उसका बिहेवियर इरेटिक है। गोल्ड में कोई बेचने नहीं जाएगा, एक बार ले लिया तो ले लिया, और इसीलिए उसका प्राइस स्टेबल है। लेकिन चांदी में डिलीवरी बिकती है, उसी तरह से बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि जो खरीद लिया है, जिसके पास है, वो कोई बहुत बड़ा नहीं खरीद रहा उसको बाहर। डोमेस्टिक में चांदी अगर किसी ने खरीदी तो वो बेचने नहीं जाता है, लेकिन इंडस्ट्रियल में, ईटीएफ में चांदी बिक जाती है और डिलीवरी भी उतर जाती है, सोने में नहीं होता। तो ये बेसिक फर्क है उसमें, इसलिए चांदी में आपको थोड़ा वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखती है। हो सकता है कि डाउन द लाइन 1-2 साल बाद ये वॉलेटिलिटी खत्म हो जाए, लेकिन आज की तारीख में ये वॉलेटिलिटी है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं चांदी खरीदने वाले का जिगर बहुत मजबूत होना चाहिए, मजबूत दिल का आदमी हो, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा हो सकती है उसमें। अभी दिवाली के बाद देखिए आप, 55-58 डॉलर से सीधे $48 आ गया था। अच्छा, और अब 48 से वो $67 पहुंच गया, तो $65-66 हो रहा है, $67 हो रहा है पर आउंस। हाँ, तो ये वॉलेटिलिटी रहेगी इसमें, लेकिन ट्रेंड ऊपर की तरफ है। अब तो लोग $100 का, $125 का टारगेट दे रहे हैं इसमें, कि यहां तक जाए, क्योंकि वो जब एक एक दिन में $2-3 वो $4 चल रहा है, तो $100 पहुंचना कोई असंभव बात थोड़ी है। और ये किसी भी एक्सपर्ट से पूछिए, रिपोर्ट्स पढ़िए आप, तो जैसे ये ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की रिपोर्ट बहुत सीरियस रिपोर्ट है, ये मतलब कोई हल्के इंस्टीट्यूट ने नहीं लिखी है, इसलिए उसकी रिपोर्ट को आपको भाव देना पड़ेगा कि भाई ये हो रहा है, तो आप इसको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए, इसको कंसीडर करिए अपनी थ्योरी में। और दूसरा देखिए कि बहुत सारे देशों में आप देखिए जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट हुई है, उसकी वजह से एक नियर शोरिंग हो रही है। हर आदमी चाहता है कि ये जो तनाव है पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल, उसकी वजह से जो बहुत क्रिटिकल चीजें वो अपने देश में बने हैं। भारत क्यों चिप बनाने के लिए 10 लाइसेंस दिए उसने? इसीलिए कि भविष्य में दिक्कत हो सकती है। उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं, रेयर अर्थ के लिए अब सरकारी पॉलिसी बना रहे मोदी जी, इन्होंने एक प्लान बनाया पूरा, क्योंकि आपको समझ में आ गया कि उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो अगर इस तरीके के शिफ्ट होंगे, ये मैं इसको एक टर्म में कहूं तो ये सिस्टमिक चेंज है, सिल्वर को लेकर के, क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के और पॉलिसीज को लेकर के। इस वजह से आपके गोल्ड और सिल्वर या रेयर अर्थ क्रिटिकल मिनरल में इतनी बड़ी तेजी बनी। और विजय जी, केवल सोना चांदी नहीं है, एल्युमिनियम, कॉपर, निकल, सब में तेजी है, क्योंकि सब में वो इस्तेमाल हो रहे हैं। ये चूंकि ज्यादा क्रिटिकल है, ज्यादा वैल्यूएबल है, तो इसमें ज्यादा तेजी हो रही है। इवन प्लेटिनम में तेजी हो रही है, प्लेटिनम में भी तेजी हो रही है। एक चीज समझना था, मैं पढ़ रहा था कि जो माइनिंग है, तो सिल्वर जो है वो बाई प्रोडक्ट है लेड एंड कॉपर की माइनिंग में, सिल्वर की डायरेक्ट माइनिंग नहीं होती। क्या इसका भी कोई असर होता है? और जब आप कह रहे हैं कि कॉपर भी बढ़ेगा तो उसके बाई प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ेगी, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है। यस, बिल्कुल, क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट है, डायरेक्ट निकलता नहीं है। कॉपर और सिल्वर या दूसरे जो प्रोडक्ट है एल्युमिनियम, उसका यूज केस सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी इस वक्त के दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल कॉपर हो रहा है, क्योंकि कॉपर इज ए बेटर एंड रिलायबल कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। यस, पहले घर के तारों के बीच में, प्लास्टिक के बीच में एल्युमिनियम होता था, हाँ, लेकिन वो टूट जल्दी जाता, उसकी रिलायबिलिटी कम है, तो उसमें आ गया कॉपर। और कॉपर एक ज्यादा रिलायबल है, तो कॉपर का यूज केस बहुत बढ़ गया। ईवी में कॉपर बहुत लगता है, तो कॉपर की बहुत बड़ी तेजी इसलिए बनने लगी। लेकिन कॉपर की उपलब्धता काफी ज्यादा है, तो प्राइस उसी हिसाब से है। सिल्वर की या दूसरे मेटल्स की कम है, तो इसलिए उनके के दाम उसी हिसाब से बढ़ रहे हैं। लेकिन यूज केस बढ़ने का ही असली रीजन है विजय जी, अगर इतना यूज केस बढ़ेगा, इवन सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वो इतना महंगा है कि उसको आप यूज नहीं कर सकते उसमें, तो इसलिए कॉपर के दाम बढ़ रहे हैं। और कॉपर के दाम बहुत ज्यादा, उसको डॉक्टर कॉपर बोलते हैं। उस मेटल, वो अलग स्थान है उस मेटल का। और चिली एक जरा सा देश है,
वो कॉपर का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो अगर वहां किसी खदान में हड़ताल हो जाए मान लीजिए, अगले दिन आप देखिए कैसे दाम भागते हैं। तो अगर कॉपर में कुछ गड़बड़ होती है तो फिर सिल्वर में भी दिक्कत आ जाती है। तो ये भी एक फैक्टर ध्यान रखना पड़ता है मेटल में कि सप्लाई। देखिए हम लोग, आपको एक सूत्र बताता हूं मैं आपको, इक्विटी मार्केट को नहीं, शेयर बाजार को अगर ट्रैक करना है तो आप मनी फ्लो को ट्रैक करिए कि पैसा किधर जा रहा है। और कमोडिटी को आपको ट्रैक करना है, यानी सोना चांदी लोहा ये सब कुछ, तो आप सप्लाई को ट्रैक करिए। सप्लाई दुरुस्त है तो कमोडिटी का प्राइस दुरुस्त है, कंट्रोल है। सप्लाई रुकी, मतलब सोचिए हड़ताल की वजह से दाम बढ़ जाते हैं, तो कमोडिटी का हम लोग सप्लाई से ट्रैक करते हैं। तो अब आप सिल्वर को सप्लाई के फ्रेम में फिट करिए कि सप्लाई तो उतनी है, उतनी वो तो बेइंतहा बढ़ी नहीं, यूज केसेस बढ़ गए, यानी डिमांड भयंकर बढ़ गई, तो प्राइस जैकअप हो गया। गोल्ड में भी सेम चीज है कि सप्लाई कांस्टेंट है, डिमांड बढ़ गई तो वहां भाग गया। इक्विटी मार्केट, शेयर मार्केट में क्या है, पैसा बेहिसाब छापो नोटे, डॉलर भी छप रहा है, रुपया भी छप रहा है, येन भी छप रहा है, तो मार्केट भाग रहा है क्योंकि वहां पैसा चल रहा है और बबल बन रहा है। कमोडिटी में चूंकि डिमांड सप्लाई आपको ट्रैक करनी है तो वो सप्लाई कांस्टेंट है, वो तो उतना ही, सोने की कोई नई खान अब तक निकली नहीं है। हाँ। और जो पुराने खान वाले हैं उन्होंने कम कर दिया प्रोडक्शन। आपको पता है जो गोल्ड माइनर्स के स्टॉक हैं वो रॉकेट की तरह चल रहे हैं, उतना सोना नहीं बढ़ रहा जितना गोल्ड माइनर्स के स्टॉक चल रहे हैं। तो उसको हम लोग सप्लाई से ट्रैक करते हैं कि कितनी सप्लाई आ रही है। जी, एक चीज और समझाइए सर कि हम हर चीज में, हम तो यहाँ पर रहते हैं तो सोचते हैं कि सरकार ही हमारा सब कुछ है, माई बाप है, तो क्या सरकार की कोई भूमिका हो सकती है? जैसे आपने कहा कि भाई रेयर मिनरल में, ये क्रिटिकल मिनरल्स में अमेरिका ने कर दिया, उसका आर्टिकल 2 सेक्शन जो है 232 के तहत आ गई है सिल्वर, तो उस वो वहां पर से एक्सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, रोक लेंगे? चाइना का आपने जिक्र किया कि वो भी एक्सपोर्ट को रोक सकते हैं, खबर में देख रहा था कि चाइना उसको रोक सकता है, चीन जो भी बाजार है। तो क्या हमारी सरकार, भारत सरकार का कोई नियंत्रण है या कोई इसका वास्ता है उनसे ऐसा, या केवल सरकार में सिल्वर स्पून वाले रहते हैं, इसी से ही कनेक्शन है? मोटा कनेक्शन तो इसी से है, क्योंकि देखिए जो चीज आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको आप रिस्ट्रिक्शन में डालेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो चांदी या सोने पर अगर आप कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि इतना ट्रेड होगा, जैसे ड्यूटी के थ्रू वो कर सकते हैं कि इस पे इतनी ड्यूटी हमने लगा दी, तो उससे स्मगलिंग बढ़ जाएगी फिर, क्योंकि यूज केस तो है ही है, डिमांड है उसकी, आप उसको जबरदस्ती रोकेंगे तो तस्करी के थ्रू कहीं ना कहीं से आएगी, या आपने मान लीजिए तस्करी थ्रू नहीं आ रही तो आपकी इंडस्ट्रियां सफर करने लगेंगी। सेम चीज आपकी गोल्ड में भी है कि आपने रोक लगाया तो तस्करी शुरू हो जाएगी, और क्यों रोकेंगे आप, क्वेश्चन ये भी है। तो मुझे नहीं लगता कि सरकार का इसमें बहुत बड़ा रोल हो सकता है। सरकार का एक रोल हो सकता है, बट वो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है मेरी, कि सरकार गोल्ड वीडीआई स्कीम लेके आए कि जो 30,000 टन सोना लोगों के घरों में पड़ा है, उसको अगर आप बाहर किसी से निकलवाएं कि भाई आप वॉलंटरी ले आइए, उसमें कुछ टैक्स भरिए और बाद में उसको आप रखिए, तो शायद गोल्ड इंपोर्ट हम थोड़ा कम करें। लेकिन उसके भी बहुत सारे कॉन्चोर होंगे, कैसे करेंगे, कितना करेंगे, अब उसको एक बार आपने ले लिया तो आगे गोल्ड प्राइसेस में क्या होगा। तो ये एक तरीका हो सकता है कि गोल्ड वीडीआई स्कीम आए, लेकिन आप उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि हम सोने का, अब चूंकि आप तो प्रोड्यूसर ही नहीं है ना जी, तो आप क्या करेंगे, आप सोने चांदी एक्सपोर्ट थोड़ी करते हैं, आप तो इम्पोर्टर हैं, तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इंपोर्ट रोकेंगे तो आपका फायदा ही नहीं उसमें। इंपोर्ट रोकने का तरीका क्या, आप डोमेस्टिक गोल्ड बाहर निकलवाइए। एक बहुत बड़े फंड मैनेजर है, उन्होंने एक बार यह सुझाव दिया था कि मंदिरों के पास जो इतना सोना है उसको सरकार बाहर लाने की कोशिश करे, तो मंदिर वाले क्यों देंगे आपको सोना, वो तो खुद ही पंजाब नेशनल बैंक में जमा करके उसका ब्याज खा रहे हैं। ब्याज खा रहे हैं। तो आपको कोई ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी कि जो गोल्ड अनअकाउंटेड है, मतलब दादा नाना के जमाने का जो सोना जिसकी रसीद नहीं है आपके पास, तो वो सोना कैसे बाहर आएगा। वो सोना इस तरह से बाहर आ सकता है कि आप कोई स्कीम निकालें कि आप 20% टैक्स दे दीजिए, जो वैल्यू है उसके बाद आप करिए। अभी सोने में हाथ जला चुकी है सरकार, जो गोल्ड स्कीम लाई थी, गोल्ड बॉन्ड वाली, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उसमें भयंकर नुकसान है उनको। जिसने भी उनको सलाह दी होगी कि आप ये बॉन्ड लेके आओ, 2% ब्याज भी देना और गोल्ड भी देना, वो कितना सरकार को बीच में बंद करना पड़ा वो। तो ये चीजें ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस और ह्यूमन बिहेवियर से ड्राइव होती हैं,
इसमें सरकार बहुत कुछ कर नहीं सकती मेरे हिसाब से, तो इसमें नहीं, सरकार का रोल मैं नहीं देखता हूँ ज्यादा। मेरी चिंता केवल इसलिए है कि जिस तरह से आपने कहा कि जो उसका करैक्टर है, बिहेवियर है सिल्वर का, वो इतना वोलेटाइल है, हम्म ठीक है, इरेटिक है। एक बड़ा हम्म कारण वो भी होता है। दूसरा जो मतलब 133% एक साल में बढ़ जाना, हम्म ठीक है, मतलब डबल से भी ज़्यादा बढ़ जाना, तो ये वॉलेटिलिटी, और फिर उसका भरोसा भी नहीं कि आप कहें 58 पाउंड था, $58 था पर आउंस का, और वो 48 पर आ गया और आज 67 पर आ गया। तो हम्म इससे जो कॉमन बायर है या कॉमन मैन है, उसकी जिंदगी पर तो असर पड़ता है, क्योंकि वॉलेटाइल जो बिहेवियर होता है वो आपको हम्म। सबसे ज्यादा परेशान करता है। देखिए इसमें क्या है विजय जी कि जो एकदम कॉमन मैन है वो तो ना तो सिल्वर में ट्रेड करता है, मतलब तो वो फिजिकल भी खरीद नहीं पाता है। हम्म, लेकिन फिर भी आपका क्वेश्चन ये वैलिड है कि इस वोलेटिलिटी को कैसे सेव किया जाए। तो एक तरीका होता है कि उसमें जो ट्रेडिंग एक्सचेंज में होती है उस पर आप मार्जिन बढ़ा देते हैं। अभी मान लीजिए आपको 1 किलो चांदी या 1 किलो सोना का ट्रेड करना है एमसीएक्स पे, तो हाँ, आप उसका एक सर्टेन परसेंटेज मार्जिन भरते हैं और आपका वो ट्रेड हो जाता है। जब आप या तो आप उसकी डिलीवरी लेंगे तो पूरा पैसा देंगे, और नहीं तो उसके पहले आप ट्रेड कट कर सकते हैं। तो वो मार्जिन मनी अगर हम बढ़ा दें तो वोलेटिलिटी कम हो जाएगी। भाई ज्यादा मार्जिन, अब मान लीजिए 1 किलो चांदी की कीमत 2 लाख रुपए है और आप मुझसे कह रहे हैं कि 20,000 रुपए आप दीजिए और आपका 1 किलो चांदी का सौदा खड़ा हो जाएगा, तो हम खूब कर रहे हैं। लेकिन आप कह दोगे नहीं, अब आपको 50,000 रुपए देना पड़ेगा, मार्जिन कॉल 25% है, तो मैं डिस्करेज हो जाऊंगा, मैं कम करूंगा। एक तरीका ये हो सकता है, और यही करके हंट ब्रदर्स की पूरी रैली को बबल बस्ट किया भी गया था कि उस समय मार्जिन कॉल डबल ट्रिपल की गई और फेड ने भी उसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाए। लेकिन इसका दुष्परिणाम ये होता है कि जब भी आप मार्जिन कॉल लगाएंगे ज्यादा, तो आप एक सर्टेन टाइम के लिए लगाएंगे तो वॉल्यूम नीचे आ जाएगा एकदम। जैसे ही आप खोलेंगे उससे बड़ा सट्टा होगा उसमें। जी, आपको बताऊं, चाइना में जब शेयर मार्केट बहुत तेजी से गिरने लगता है तो वो लोग शॉर्ट सेलिंग पर रोक लगा देते हैं कि आप शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, और जैसे ही वो खत्म होता है उससे दुगनी तेजी से शॉर्ट होता है। तो श्योर। ये बहुत एफिशिएंट तरीका कभी रहा नहीं, लेकिन मार्जिन कॉल बढ़ा के इसको वोलेटिलिटी को थोड़ा रोका जा सकता तो आखिरी सवाल समझना चाहता हूँ, जैसे सिल्वर की बात तो आपने की, लेकिन जिन प्रोडक्ट्स में जहां पर इंडस्ट्रियल यूज हो रहा है, सोलर पैनल्स में और खासतौर से ईवीज में, ईवी और है। मेडिसिन को कहे या इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो क्या इनकी प्राइसेस भी अप हो सकती हैं, क्योंकि सिल्वर का यस, यूज है? बिल्कुल बिल्कुल होंगी सर, नो डाउट अबाउट इट कि अगर ये कीमतें चांदी की ऐसी बढ़ती रही तो जहां जहां इनका इस्तेमाल हो रहा है वहां वहां इनका की कीमतें बढ़ेंगी। क्योंकि ये ऐसा नहीं कि बहुत थोड़ा सा लग रहा हो, ठीक ठाक मात्रा में लगता है। और मास प्रोडक्शन जब आप होगा, अभी तो आप बहुत कम इस्तेमाल कर कम रहे हैं, जब बड़े पैमाने पे इसका होगा तो चांदी बहुत लगेगी, तो उनकी कीमतों पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। वो भले ही थोड़ा पड़े ज्यादा पड़े वो अलग चीज है, लेकिन कीमतों पे असर पड़ेगा, नो डाउट। चलिए सर, देखते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। आपने निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसीलिए मेरे को जरूरत थी कि भाई ऐसे आदमी से बात की जाए जिसने चांदी को समझता हो, हमने तो देखी भी नहीं है ना उस तरह से। हाँ। जी जी जी। हमारे तो क्या बताएं अब आपको इस पे, सुबह सुबह। नहीं नहीं, अरे भाई दिल्ली में तो भाई चांदी वाले बहुत लोग रहते हैं। हम्म। असली चांदी तो दिल्ली में कूटी जाती है। नहीं, दिल्ली में चांदी वाले रहते हैं या फिर चांदनी चौक में रहने वाले के पास चांदी होती है? वो कौन सा एक बड़ा मार्केट भी है चांदनी चौक में तो। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना, चांदनी चौक में। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आपने हमें समझाया। एक बार फिर याद दिलाऊं आपको कि यदि इस पर और विस्तार से और बारीकी से समझना हो तो नीरज जी का द एज शो जरूर देखा कीजिए, समझ में आएगा बारीकी। ये तो मेरे लिए समझाते थोड़ा मोटा मोटा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। हम जी, उम्मीद करते हैं कि नमस्कार। आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और नीरज जी की तरह से जागरूक रहिए। थैंक यू सर, शुक्रिया।